मैं आपको इन्फिनेटिव्स का कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि क्यों यूज़ करते हैं और क्या इसकी एप्लीकेशंस हैं जब डे टू डे लाइफ में बात करें इंग्लिश की। तो देखते हैं पहला, देखिए इन्फिनेटिव क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। बेस फॉर्म होगी वर्ब की, मतलब टू के बाद जो पहली फॉर्म लगती है, ठीक है? जैसे टू ईट हो गया, ठीक है? खाना खाना, जैसे आई वांट टू ईट, तो टू के बाद वर्ब की पहली फॉर्म लगेगी इसके अंदर, ठीक है जी? इसी को बेस फॉर्म कहते हैं। अब देखिए नाउ इन्फिनेटिव कैन बी यूज्ड टू शो फ्यूचर प्लान्स। मान लीजिए आपके कुछ प्लान है, आपने सोचा कि सर मुझे ना एलआईसी में इतना रुपये इन्वेस्ट करना है, सो सर आई एम टू इन्वेस्ट 50,000 1 लाख, जो भी आपको कहना है। तो देखिए आई एम, ठीक है? उसके बाद वर्ब की ये पहली फॉर्म लगाई। वैसे ही उसे घर खरीदना है, फ्यूचर प्लान है, ही इज़ टू बाय अ हाउस। ये वही है बिल्कुल कहना कि ही इज़ गोइंग टू बाय अ न्यू हाउस या ही इज़ प्लानिंग टू बाय अ न्यू हाउस। उसकी जगह हमने क्या कह दिया, ही इज़ टू बाय अ हाउस। सर उनका प्लान है कि उन्हें निकलना है या जाना है, दे आर टू लीव, ओके? इट इज़ एज़ गुड एज़ सेइंग दे आर सपोज्ड टू लीव, या जिस तरीके से आपको कहना है, तो आप कह सकते हैं दे आर गोइंग टू लीव, ठीक? उसी तरह से जैसे फार्मर ने अब प्रोटेस्ट करना है, सो हम कह सकते हैं वर्कर्स आर टू स्टेज अ प्रोटेस्ट, फार्मर्स आर टू स्टेज अ प्रोटेस्ट, या दे आर टू प्रोटेस्ट, है ना? अब न्यूज़पेपर में आपको ये हेडिंग में देखने को मिलेगा कि अगर कोई गवर्नमेंट ने कुछ प्लान कर रखा है या किसी की गवर्नमेंट ने, तो उसमें क्या लिखा रहता है, गवर्नमेंट टू स्पेंड मनी ऑन दिस प्रोजेक्ट। दैट मीन्स जब एक्चुअल रिपोर्ट पढ़ेंगे तो उसके अंदर अब लिखा भी होगा कि गवर्नमेंट विल या गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू स्पेंड मनी। सो गवर्नमेंट टू स्पेंड मनी मतलब गवर्नमेंट को इस पे मनी खर्च करना है, तो ये फ्यूचर प्लान हो गया। अब इसकी एक जो एप्लीकेशन है ना, वो पास्ट प्लान के लिए भी हो जाती है। जैसे आपने पास्ट में कुछ प्लान कर रखा था, मान लीजिए संडे का दिन है और आपने सोचा एक मैच खेलेंगे। सर वी वर टू प्ले द मैच, मैच है ना, जो भी है। आई वॉज टू गेट 1,000 रुपीज़ फ्रॉम माई फादर। लेकिन ये जो सेंटेंसेस है ना, ये नहीं बता रहे कि एक्शन हुआ या नहीं हुआ, बस आपने मुझे इतना कह के छोड़ दिया कि ऐसा होना था, ठीक है? मतलब वी आर इनश्योर वेदर इट हैपेंड और नॉट। लेकिन पास्ट में अगर कोई एक्शन है, कोई ऐसा अपॉइंटमेंट या कोई ऐसा प्लान जो कभी हुआ ही नहीं, फेल प्लान के लिए, तो देखो हमारे पास क्या स्ट्रक्चर है। उसमें हम लगाएंगे टू हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देना, तो इसका मतलब है कि डेफिनेटली वो प्लान हुआ ही नहीं। हाँ, तो हम अनश्योर हैं कि हुआ है या नहीं हुआ है, बस आपका कहना है सर मुझे खेलना था और या मुझे पैसे मिलने थे। तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, जो प्लान नहीं हुए। सर वी वर टू हैव फिनिश द प्रोजेक्ट बट समथिंग केम अप, हमें प्रोजेक्ट ख़त्म करना था लेकिन कुछ ऐसा हो गया जिस वजह से नहीं हो पाया। तो आप टू हैव लगाना और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देना। जैसे इसी को देख लीजिए, इस सेंटेंस को, सर वी वर टू हैव प्लेड बट इट स्टार्टेड टू रेन हेंस वी कुड नॉट प्ले, लेकिन बारिश होना शुरू हो गई तो नहीं हो पाया। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है, जो पास्ट के प्लान्स है ना, इसके अंदर हमें ये नहीं पता कि एक्शन हुआ या नहीं हुआ, बट ये आपका प्लान था। अब ये जो टू हैव है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, ये यूज़ करने का मतलब है कि डेफिनेटली आपका प्लान नहीं हुआ, ठीक है? तो ये आपने अभी तक इतना समझ लिया। अब इसी को पता है हम और कहाँ यूज़ कर सकते हैं? जैसे आपको किसी को ऑर्डर देना है, इंस्ट्रक्शन देनी है, तो आप बोल सकते हैं यू आर नॉट टू डिस्टर्ब मी, आप मुझे तंग नहीं करेंगे, ये समझ लीजिए, ठीक है? आपको नहीं करना है ना? मतलब किसी को अगर आप एक तरीके से ऑर्डर दे रहे हैं, है ना? इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, उसी तरीके से अब कंपनी है जहाँ पर कोई एम्प्लॉइज़ वगैरह काम कर रहे हैं, है ना? फॉर्मल एनवायरनमेंट है, सो आप क्या कर सकते हैं, कुछ मतलब कोई एप्लीकेशन है या कुछ वैकेंसी वगैरह आई, तो वहाँ पर क्या लिख सकते हैं वो, कि एम्प्लॉइज़ आर टू सेंड
देयर एप्लीकेशन बाय दिस डेट के एम्प्लॉइज़ को लिखनी है। ये मतलब फॉर्मल सेटिंग होगी या स्कूल में भी जब हो जाएगा, मान लीजिए आपके स्कूल प्रिंसिपल कुछ ऐसा कहते हैं, कोई नोटिस वगैरह निकालते हैं कि स्टूडेंट्स आर टू सबमिट देयर फी, है ना? या डिपॉज़िट देयर फी, दे आर टू सबमिट देयर डॉक्यूमेंट्स, तो उस केस में भी यूज़ करते हैं हम इसे, ठीक है? तो ये फॉर्मल लगता है, बस ये है। यू आर टू डिपॉज़िट, है ना? या जो भी आपके ड्यूज़ वगैरह क्लियर करने हैं। तो इस तरीके से ना हम इन्फिनिट का कॉन्सेप्ट यूज़ कर लेते हैं। ये जो कंस्ट्रक्शन है ना, आई वाज़ टू हैव गॉन, मतलब मुझे जाना था लेकिन मैं नहीं जा पाया, ये थोड़ा-सा अनकॉमन है मतलब व्हेन इट कम्स टू स्पोकन इंग्लिश। बट अगर आप ग्रामर में यूज़ करना चाहते हैं तो इस तरीके से ये होना चाहिए। जैसे आप मान लीजिए आपके टीचर हैं और कभी-कभार हम बच्चों को जब काम देते हैं तो हम कहते हैं मतलब यू मस्ट फिनिश इट, है ना? यू मस्ट डू दिस, या हम कह सकते हैं यू आर टू राइट दिस, है ना? कुछ भी आप यहाँ लगा लीजिए, कोई भी नाउन जो भी आप कराना है, लेटर हो गया, ठीक है? आंसर हो गया, इस तरीके से आपको करना है। ये पास्ट में ही मान लीजिए किसी का कोई काम है कि भाई रवि को एक जॉब मिली और उसका काम क्या था? उसका काम था सिर्फ़ और सिर्फ़ लोगों के नाम बुलाना, ठीक है? ही वाज़ टू कॉल पीपल, मतलब उसका बस ये काम था, मतलब कोई एक्टिविटी जो दे दिया गया हो, कोई ज़िम्मेदारी दे दी गई हो, ठीक है? जैसे आपने अशोकामित्रन का अपने सिलेबस में पोएट एंड पैनकेक्स पढ़ा होगा, ठीक है? तो उसके अंदर क्या है कि मतलब हिज जॉब वाज़ टू कट पेपर, है ना? तो मतलब पेपर की वो कटिंग करता था, ठीक है? तो इस तरीके से ना इन्फिनिटिव का हम इस्तेमाल कर लेते हैं। और वही है कि अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो बस आपको रेंज नज़र आती है आपकी राइटिंग में। और जैसा मैंने स्पोकन वाले पार्ट के लिए बोला है कि जनरली वी डोंट स्पीक लाइक दिस कि सर आई वाज़ टू हैव गॉन बट समथिंग केम अप। बट येस, आप बोल भी सकते हैं क्योंकि ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल है, स्टैंडर्ड ग्रामर है ये। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे, अगर अच्छा लगे तो कमेंट करिएगा। एंड